उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से ज़मीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में, उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ दीक्षा कोहली और सनसेट टीवी पर आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम अपना आसमान, वो मंच जहां हम बात करते हैं उन महिलाओं की जिन्होंने सिर्फ अपने सपने नहीं देखे बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सपनों की दिशा भी तय की। आज का हमारा विषय है AI बाय हर। आज जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, भारत भी इस वैश्विक परिवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट के बाद पूरी दुनिया की नज़रें अब भारत पर हैं और ये भी स्पष्ट हो गया है कि टेक्नोलॉजी का भविष्य सिर्फ मशीनों से नहीं बल्कि विज़न से तय होता है और उस विज़न में महिलाओं की भूमिका निर्णायक है। आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में दो ऐसी ही महिलाएं हैं। एक तरफ स्नेहल है, एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जिनकी सोच ने पानी जैसे साधारण संसाधन को शोध, समाधान और स्टार्टअप में बदल दिया, और दूसरी ओर है डिजिटल पॉलिसी, इंटरनेट गवर्नेंस और AI के वैश्विक मंचों पर भारत की सशक्त आवाज डॉक्टर सुबी। आइए आपको इन दोनों से रूबरू कराते हैं और मिलते हैं इनसे, स्वागत करते हैं इनका और जानते हैं इनको मेरा नाम मेरी पहचान के माध्यम से। डॉक्टर सुबी, नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपका मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए। बहुत ही शुभ समय है और जैसे कहते हैं ना, सारा यूनिवर्स साजिश करता है, सारे संकेत आपको मिलते हैं। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट हम सब के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। ये एक और जुड़ाव है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी की विजन का। आपने विजन की बात करी और आपका जो टाइटल सॉन्ग है उसमें भी उम्मीदों की बात करी गई। तो उम्मीदें बिल्कुल उड़ान की तरह ही होनी चाहिए जो आसमान में खिले, उड़े। और इंडिया AI इम्पैक्ट समिट को होस्ट करते ही हमने बता दिया कि ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ये ग्लोबल साउथ के लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं थोड़ी सी बातें अपने बारे में शेयर करना चाहूँगी। मेरा नाम डॉक्टर सुबी चतुर्वेदी है। मैं इनमोबी, जो कि इंडिया का पहला यूनिकॉर्न है, उसकी ग्लोबल SVP हूँ, चीफ पब्लिक पॉलिसी ऑफिसर, और कॉर्पोरेट अफेयर्स को मैं देखती हूँ। ये मेरा पद है, पर उसके साथ साथ मेरा बहुत जुड़ाव रहा है इंटरनेट गवर्नेंस से, साइबर सिक्योरिटी से, जो हम ब्रिज बनाते हैं देश की नीतियों के बीच में और पब्लिक के साथ, जनमानस के साथ। तो किस तरह से आप बहुत ही सहज तरीके से नीतियाँ निवेश के लिए काम करें, जनमानस के लिए काम करें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हर पॉलिसी, हर जो एक्ट आए, हर बिल आए, हर जो ड्राफ्ट बने, उसमें जेंडर का एक ऑडिट हो, जेंडर एक गिलोटिन हो, और वो कसौटी पे आप रख सकें उसे कि इससे हमारी बच्चियों पे क्या असर पड़ेगा, इससे हमारी महिलाओं पे क्या असर पड़ेगा। यही मेरी पूरी ज़िंदगी का, मेरे छोटी से जीवन का निचोड़ रहा कि आप किस तरीके से हर संसाधन को जन विशेष के लिए इस्तेमाल कर सकें। मैं लखनऊ में पली बड़ी हूँ। ये मेरा 12th जॉब रोल है, और चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो मीडिया हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, टेलीकॉम हो, जिसमें हमने काम नहीं किया। और हर क्षेत्र से यही सीखा कि हमें ट्रांसफरेबल स्किल सेट्स बनाने हैं। मैं प्रोफेसर भी रही, लेडी श्री राम कॉलेज में मैंने पढ़ाया जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन। इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है, लीडिंग लिबरल आर्ट्स कॉलेज है। और आप जब पढ़ाते हैं तो आप साथ साथ बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। लखनऊ में जब आप पले बड़े तो आपको अपॉर्चुनिटी, अवसर का महत्व पता चल जाता है। और इन्हीं सब को जोड़ते हुए आज बहुत सारे ऐसे फर्स्ट मैंने क्रिएट करे, चाहे वो यंगेस्ट डीन बनना हो, फोटोग्राफी में काम करना हो, या पहली ऐसी महिला जो 2 स्टेक होल्डर ग्रुप्स के साथ थी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेट गवर्नेंस फोरम पे। तो हमने वहाँ पे डिजिटल इंडिया को भी लॉन्च किया। और यही सारे बातें आज हम शेयर करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। यंग बच्चियाँ हमारे साथ जुड़ी हैं और हमें यही देखते जाना है कि आप कहीं से भी आ सकते हैं, आप किसी भी शहर में आपकी पैदाइश हो, आपको ये तय करना है कि आपकी उड़ान कितनी असीमित होगी। और यही इस मंच का भी मेन प्रयोजन है और अभिप्राय है। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू।
स्नेहिल। मेरा नाम स्नेहल है। आई एम को-फाउंडर एट नेचर डॉट्स। नेचर डॉट्स एक AI स्टार्टअप है विच इज़ वर्किंग इन वाटर। हम AI को यूज़ करके वाटर को हम जिस तरीके से मैनेज करते हैं उसको एक नए तरीके से इनोवेट करना चाहते थे। स्पेशली एक इंडियन HQ स्टार्टअप, हमको एक बहुत अलग लैंडस्केप पे काम करना पड़ता है। तो we've seen how AI can benefit not just solving some of our own country's pain point but also दूसरे देशों में। Currently हम लोग लगभग 300,000 हेक्टेयर्स को डिजिटली ट्विन कर चुके हैं और 7 कंट्रीज़ में एक्टिव है एंड वी आर अ 4-year-old स्टार्टअप। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर सुबी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्नेहल। और इसी के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी की युवती शक्ति। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर सुबी के साथ। डॉक्टर सुबी, 20 साल की अनवरत यात्रा स्टार से शुरू हुई और इंडिया मूवी तक अब आप भारत की स्टार बन चुकी हैं। 12 जॉब्स और हर जॉब एक डाइवर्स फील्ड में। मतलब आपकी शिक्षा ये कहती है कि मैं कहीं पर भी जाऊंगी गोल्ड मेडल लेकर आऊंगी। मैं गोल्ड मेडल से कम में बात नहीं करती। 12 आपने जॉब्स बदली, लेकिन वो भी डाइवर्स फील्ड्स में, जहां आप जाती हैं कमाल कर देती है। ये जो यात्रा है ये कैसे शुरू हुई, क्या वो सपने थे, और ये जहां तक आप पहुंची हैं क्या ये आपका अपना आसमान है? बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद है और सबसे ज़्यादा इसमें मेरे माँ बाप की दुआएं शामिल हैं, उनकी परवरिश शामिल है। देखिए, मैंने कहा मेरा बचपन बीता लखनऊ में, और आप जब यूपी में पैदा होते हैं तो यूपी अगर एक कंट्री हो, उत्तर प्रदेश, तो दुनिया में वो 5th लार्जेस्ट कंट्री बनेगा पॉपुलेशन के मानक पे। तो आपको ये बहुत जल्दी समझ आ जाता है कि आपको अपने लिए लड़ाई लड़नी है, आपको बचपन से ही जुझारू बनना है। और जो हमारे घर का माहौल था उसमें, माय मदर इज़ अ संस्कृत स्कॉलर, हमारे जो पिताजी हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं नेशनल लेवल पे रोइंग में, और सब लोग किसी ना किसी तरीके से हमेशा सरकार से या गवर्नमेंट से जुड़े रहे, और दोनों बहुत ही आध्यात्मिक उनका चेतन है। तो घर में भी जो माहौल हमेशा रहा वो ये था कि पढ़ाई में आपको हमेशा देखिए फर्स्ट आना है। उसके साथ साथ मैं जब 2.5 साल की थी तब से मैं स्विमिंग कर रही हूँ, तो स्पोर्ट्स पर्सन भी थे। फिर मैंने डिबेट्स करी, मैंने एक्सटेम्परे करा, और आपको सबसे ज़्यादा ये ज्ञान दिया गया कि आपको अपनी भाषा से बहुत जुड़ाव रखना है। तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। ये मैंने दोनों अपने पिताजी और माताजी दोनों से ही सीखा कि आपको देखिए किताबें आपकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और वो दुनिया ऐसी खुल गई क्योंकि लखनऊ में गंगा जमुनी तहजीब है। आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, बहुत अपनाइयत है। अगर आप रिक्शे वाले से एक रास्ता पूछ लें तो वो आपको आप जनाब करके बात करेगा और घर तक छोड़ के आएगा। तो यही नफासत, नज़ाकत के साथ एक जुझारूपन आपकी मिट्टी में आता है। मैंने ये बहुत बचपन में ही सीखा कि आपको जो भी करना है उसकी कोई सीमा नहीं है। आपने 12 नौकरियों का जिक्र किया, हर एक से मैंने बहुत कुछ सीखा, और ये मैंने निश्चय किया था कि आपका संवाद अच्छा होना चाहिए, आपको एक वर्ल्ड व्यू क्रिएट करनी है। सब पॉलिटिकल साइंस की छात्राएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण फील्ड से आती हैं, क्योंकि इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल हालात हैं, हम बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया इज ऑन अ शॉर्ट फ्यूज। आप कहीं लड़ाई का माहौल देखते हैं, आप भय का माहौल देखते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए इससे ग्लोबल सप्लाई चेन पे जो हमारा मैक्रो पर्सपेक्टिव है, जो उसका माइक्रो पर्सपेक्टिव है, आप क्या खाएंगे आज शाम को, आपके डिनर प्लेट पे क्या होगा, राजनीति आपके खून में बहती है, क्रिकेट, बॉलीवुड, म्यूजिक, वो सब आपको विरासत में मिला। तो इतना जब आपको भगवान ने दिया है तो आपको जस्टिस तो करना ही पड़ेगा कि आपकी जो उपलब्धियां हैं या जो आपका टैलेंट है वो आप किस तरह से समाज कल्याण के लिए इस्तेमाल करें। तो बहुत जल्दी ही आई रेड एट लोरेटो कॉन्वेंट लखनऊ, आई वाज माय बैच टॉपर। हमने कॉमर्स पढ़ा, उसके
बाद फिर मैं अवध गई। अवध में मैंने एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़े। बहुत क्यूरियोसिटी रखनी पड़ेगी, जिसको हम जिज्ञासा कहते हैं। तो बचपन से ही मैं सवाल बहुत पूछती थी, डांट भी खाती थी। पर अगर आप देखें तो इंडिया का ट्रेडिशन हमेशा नॉलेज की, जब हम नॉलेज सिस्टम्स की बात करते हैं तो डायलॉजिक रहा। गुरु शिष्य परंपरा जो हमारी है, आप उसमें सवाल पूछते हैं, गुरु आपको जवाब देता है। उससे, इस वार्तालाप से आप बहुत कुछ सीख पाए। तो आज भी जो फाउंडर्स अच्छा कर रहे हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स अच्छा कर रहे हैं, हम हमेशा उन्हें ये बताते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, कि इसका वाई क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, और उसके बाद ये समझना कि इसके सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स क्या होंगे। अगर मैं एक छोटा सा पत्थर जब आप तालाब में डालते हैं तो बहुत रिपल्स क्रिएट करता है वो। तो जिंदगी भर की जमा पूंजी जो थी, वो मुझे बहुत सारा आशीर्वाद मिला, मेरे माँ बाप के बहुत अच्छे कर्म मिले, और ऐसा माहौल मिला जहाँ आप इस जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। आप किताबें भी पढ़ रहे थे, आप हिस्ट्री भी देख रहे थे, आप 1847 का आपने रिवोल्ट भी देखा, आप रेजिडेंसी भी जा रहे थे। तो ये जो कौतूहल था और क्यूरियोसिटी थी कि किस तरह से आप एक व्यक्ति विशेष बनेंगे जो यूनिक है, अपने आप में पूरक भी है, और ये बहुत कॉन्शियस है कि आपके अराउंड जो सोसाइटी है, आप बहुत प्रिविलेज्ड भी हैं। आप बेस्ट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आपको बेस्ट किताबें मिल रही हैं, तो किस तरीके से आप अपने अलावा और लोगों को कैसे अपने साथ ऊपर उठाएंगे। तो हर नौकरी का यही सार रहा कि आप इसमें क्या सीखेंगे, आप कितना वापस दे सकते हैं। एंड आई फील ट्रूली ब्लेस्ड दैट एवरी जॉब दैट आई हैव डन हैज बीन वेरी फुलफिलिंग। निश्चित रूप से बहुत इंस्पायरिंग आपकी जर्नी रही, बहुत लोगों को आपने इंस्पायर किया। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हम सोसाइटी में कुछ भी करते हैं या सोसाइटी से कुछ लेते हैं, तो हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि वापस हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। स्नेहल, आपके पास आऊंगी। मुंबई में जन्म, बीच से प्यार, और दादा दादी का भरपूर मिला आपको दुलार, और वो जो 5 साल आपने बीच के आसपास बिताए, उसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पे इतना ज़्यादा आ गया कि आपने उसे वापस राजस्थान में आकर उसे तलाशना शुरू कर दिया कि अब ये डेजर्ट में पानी कैसे आएगा। छोटी सी स्नेहल की यात्रा कैसे शुरू होती है और कैसे वो बन जाती हैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर? थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। तो मैं बॉर्न ब्रॉट अप मुंबई में थी, और 5 साल वहाँ पे बीच बहुत फ्रीक्वेंट पार्ट होता है। जो भी मुंबई में रहता है वो एक बार चौपाटी या कहीं पे बीच पे जाते ही है। वो पहली बार मैंने इतना बड़ा ओशन देखा था। तो एक बहुत छोटे, मतलब मे बी मैं 1 साल की भी नहीं थी, पर वो याद है मेरे दिमाग में। और मुझे समझ नहीं आया था कि इतना सारा पानी कहाँ से आ गया, कि ये क्या है ओशन। और उसके बाद फिर मेरी मम्मी मुझे एक्वेरियम लेके जाती थी। एक्वेरियम बहुत छोटी सी चीज़ है वो, पर उधर पे जब मैंने मछलियों को देखा और अलग अलग जीव देखे, तो मैं बहुत क्यूरियस थी कि ये एक अलग ही दुनिया है जिसके बारे में हमें नहीं पता है ज़्यादा। और बचपन से एक वो जो क्यूरियोसिटी थी पानी को लेके, वो बरकरार रही। उसके बाद फिर मैं राजस्थान, क्योंकि मैं आती बेसिक, मेरा गांव राजस्थान से है, और जैसे हर कोई फैमिली में होता है, आप छुट्टियों में अपने गांव जाते हैं या अपने रूट्स पे जाते हैं। तो राजस्थान में तो पानी होता नहीं था, तो मेरे सवाल बहुत ऐसे ही होते थे कि मुंबई में पानी है, इधर क्यों पानी नहीं है। और वो नदी जो आ रही है वो किसी साल जा रहे तो सूखी है, किसी साल जा रहे तो फ्लडेड है। तो वो जो वाटर डायनामिक्स है वो मुझे बहुत क्यूरियस रखते थे। और उसी को ऑब्जर्व करते करते समझते मैंने इंजीनियरिंग किया, पर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में किया, पानी से कोई उसका नहीं था एसोसिएशन। और फिर कंप्यूटर साइंस करने के बाद मैं एनर्जी सेक्टर में काम कर रही थी, सोलर एनर्जी, 1 साल के लिए। तो गुजरात में ग्रीन सोलर पैनल इंस्टॉलेशन का एक प्रोजेक्ट था, जो एज एन यंग इंजीनियर आई वाज ओवरसीइंग। वहाँ पे मुझे दिखा कि पानी हर चीज़ को क्रॉस कटिंग है, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में हम लोग ये देख रहे थे कि क्या सोलर पैनल तालाबों के ऊपर लग सकते हैं। और वहाँ पे वाटर डायनामिक्स जो होते हैं कि पानी की गुणवत्ता क्या है, कितना पानी अवेलेबल है, वो सब चीज़ों का डेटा कलेक्ट करने में बहुत स्ट्रगल होता था। सिमिलरली फिर मैंने अपना MBA करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, आप सबको पता होगा, तो क्योंकि मुझे जीव जंतु से बहुत प्रेम था, तो
MBA करने के लिए मैंने सोचा कि ये कुछ नया लग रहा है, इधर पे देखते हैं। और जो IFM का कैंपस है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो मेरे लिए वो एक चेक बॉक्स था और वहाँ पे मुझे घड़ियाल भी दिख गया था। सो आई थॉट कि ये तो बहुत अमेजिंग चीज़ है, इसको कैसे मैनेज करते हैं, लाइक इकोसिस्टम या हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको मैनेज करने का मुझे सीखना चाहिए। तो फिर कंप्यूटर साइंस मिक्स विद द ट्रेनिंग एट IFM सॉर्ट ऑफ गिव मी प्लेटफॉर्म टू एक्सप्लोर कि हम इकोसिस्टम मैनेजमेंट को नए तरीके से कैसे देख सकते हैं। वहाँ से जर्नी शुरू हुआ था और उसके बाद 2020 में हम लोगों ने नेचर डॉट्स को फॉर्मली, तो मैं 2019 में ग्रेजुएट हुई थी IFM से, 2020 में नेचर डॉट्स इस्टेब्लिश किया और उसके बाद कोविड हो गया। तो वो जो 2 साल थे उसमें हमने प्रोडक्ट बिल्ड किया MVP, पर फिर क्योंकि पानी पे काम करना था और एक बहुत ही साइंस बेस्ड अप्रोच है, तो आई अप्लाइड फॉर फुलब्राइट फेलोशिप। फुलब्राइट के माध्यम से जो बूस्ट मिला, उसके बाद एक सेकंड मास्टर्स किया वाटर में एट ड्यूक यूनिवर्सिटी और देन आई एम बैक हियर। दैट हैज बीन द जर्नी। क्या बात। डॉक्टर सुबी, बहुत कुछ है पूछने के लिए, मैं ये समझ नहीं पा रही कि क्या वापस पढ़ाई की तरफ जाऊं या उन 12 नौकरियों की बात करूं, लेकिन मैं बात करूंगी टेक्नोलॉजी की। वो पहला मूवमेंट कब था जब ये लगा कि जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, पॉलिसी को भी बदल सकती है? बहुत अहम मुद्दा है ये। देखिए 2012 एक मील का पत्थर माना गया। जब हम टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये देखना है कि सबसे पहले आप क्या कमरे में हैं, क्या आप कमरे में हैं, उसके बाद क्या आप टेबल पे हैं। अगर आप देखिए टेबल पे नहीं है तो आप मेन्यू पे होते हैं। इंडिया सिर्फ एक प्रोड्यूसर नहीं है, इंडिया कंज्यूमर भी है, इंडिया प्रोड्यूसर भी है, इंडिया प्रोस्यूमर भी है। हमेशा जब टेक्नोलॉजी के लेंस से देखा जाता है तो हमें बार बार ये बोला जाता है कि बहुत बड़ा मार्केट है इसलिए बाहर की सारी विदेशी कंपनियां यहाँ आती हैं। वो मापदंड बिल्कुल बदल गए जब 2014 में नई सरकार आई। प्रधानमंत्री मोदी जी न सिर्फ टेक्नोलॉजी को समझते हैं, वो उसको अनलॉक करना भी जानते हैं, वो उसको हार्नेस करना भी जानते हैं और बहुत सीरियसली टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं। तो 2012 में एक बहुत आइकॉनिक टाइम आया जब हमने ये समझा कि टेलीकॉम तो लाइसेंसर अरेंजमेंट है जो सरकार और कंपनियां एक साथ काम करती हैं, पर इंटरनेट एक क्रिएटिव कॉमन्स है। इंटरनेट को हमें समझने के लिए उसके 4 कोर वैल्यूज को समझना पड़ेगा, जो है इंटरऑपरेबिलिटी, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी एम्पलीफाई करता है, वो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है, उसमें परमिशनलेस इनोवेशन होता है। तो जो गीक्स हैं, नर्ड्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो कभी भी कमरे में नहीं होते, हमेशा उनके बारे में चर्चा हो रही होती है। जब हम महिलाओं और बच्चों की बात करते हैं, हमेशा उनके लिए नीतियां बनती हैं, या इसलिए बनती हैं कि क्या उनका राइट ऑफ यूज या राइट ऑफ हार्म प्रोटेक्शन हो सकता है। तो ये जब मैं LSR में पढ़ा रही थी तो हमने न्यू मीडिया और जर्नलिज्म पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट देखे जो पत्रकारिता पे इम्पैक्ट कर रहे थे। पत्रकारिता को अगर आप आगे ले जाएं तो इसको 4th एस्टेट या चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है कि ये रीडर्स की, जो दर्शक हैं, उनकी आंख और कान बनता है। उसमें प्लूरैलिटी ऑफ एक्सप्रेशन भी होता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यूज होता है, बहुआयामी आप एक परिपक्ष रख पाते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है पत्रकारिता में, क्योंकि हम संसद TV में ये चर्चा कर रहे हैं, ये ट्रूथ टू पावर होता है कि जो मुद्दे छूट गए या आपने जब इलेक्शन में वोट दिया उसके बाद डेमोक्रेसी खाली रिप्रेजेंटेटिव ना रहे, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बने। इसको बहुत जनमानस मूवमेंट्स में कहा जाता है, ये सरकार नहीं किसी के बाप की, ये हमारी आपकी। क्या और बात ये है? दायित्व अगर हम ना समझे कि हमने तो साहब 18 साल के हो गए, हमने वोट दे दिया, बहुत सारी यंग बच्चियां कमरे में हैं। हमने अभी एक मूवमेंट चलाया जिसको हम डीपनिंग डेमोक्रेसी कहते हैं। वहाँ हमने अर्बन एपैथी में देखा कि यूजर्स अगर इलेक्शन के दिन को आप नेशनल हॉलीडे माने और अपना योगदान ना दे, अगर अकाउंटेबिलिटी ना मांगे, जैसे बहुत सारे लोग को ये नहीं पता कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के पास 5 करोड़ का फंड होता है जिसे एमलैड फंड बुलाया जाता है, जो वो अपने एरिया में
सड़क पे, पानी के इश्यूज पे, बहुत सारे मुद्दों पे खर्च करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बेहतरी के लिए। तो जब हम टेक्नोलॉजी में देख रहे थे कि जैसे ही इंटरनेट का व्यापक विस्तार हुआ, 240 मिलियन स्मार्टफोन्स थे, आज की तारीख में 700 मिलियन स्मार्टफोन्स हैं। पहले इंडिया को एक डेटा कंज्यूमर बुलाया जाता था, अब दुनिया में एक तो सबसे सस्ता डेटा इंडिया में मिलता है और हमने यूएस और चाइना को पीछे छोड़ दिया है डेटा कंजम्पशन नेशन बनने में। उससे क्या हुआ, डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई 2013 में, भारत नेट की शुरुआत हुई, जिससे हम लोग सारे जो हमारे 600,000 विलेजेस हैं, जितने भी गांव हैं, 2,50,000 विलेज पंचायत हैं, उनको हाई स्पीड इंटरनेट के द्वारा जोड़ा जा रहा है। तो जैसे ये हुआ, आज हम एक ऐप के बारे में चर्चा कर रहे हैं जहां डिजिटल ट्विनिंग करी गई है पानी के सोर्सेस की। ये इतने सारे इनोवेशन इसलिए हो सके कि आपने उसकी रीढ़ की हड्डी बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना। इंटरनेट को अगर हम समझें जैसे टेलीकॉम से व्यापक है, ये बहुत अहम मुद्दा है। इसके कोड्स कहाँ लिखे जा रहे हैं, इसके स्टैंडर्ड्स कहाँ लिखे जा रहे हैं, क्या वो जिनीवा में लिखा जा रहा है, ये विलिनस में लिखा जा रहा है, बाकू में लिखा जा रहा है। अगर एकेडेमिया, जिसको हम यूनिवर्सिटी बोलते हैं, रिसर्चर्स बोलते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं, अगर आपके देश के बच्चे उन कमरों में ही नहीं हैं जिनके बारे में ये सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, तो दो चीज़ें स्टेक पे आती हैं, हमारी आज़ादी, उनकी आज़ादी, और इंटरनेट और टेक्नोलॉजी इटसेल्फ। तो इसलिए 5 आई स्टार ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन है, आईकैन है, आईसॉक है, और हर एक में ये प्रोविजन है कि यूथ कम्युनिटी उसमें अपना योगदान दे सके। बिल्कुल। तो इसलिए 2012 में हमने मल्टी स्टेक होल्डर इंटरनेट गवर्नेंस फोरम बनाया फिक्की के साथ मिलके, जो इंडिया का ओल्डेस्ट चेंबर है। फिर हमने सारे मिनिस्टर्स को इनवाइट किया, इंटरनेट पे चर्चा करी, और ये जर्नी को देखा बदलते हुए। हमारे सामने ये बदलाव हुए कि टेलीकॉम से जो इंटरनेट की जर्नी है वो इंडिया को अग्रणी रहना है। और इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो अभी कंक्लूड हुई है, ये उसका एक तरह से बहुत बड़ा माइलस्टोन है कि ना सिर्फ आप कमरे में हैं, कमरा भी हमारा है, प्लेटफॉर्म भी हमारा है, हमने विश्व की भलाई की बात करी और ह्यूमन सेंट्रिक एआई की बात करी। पहले हम एयर कंडीशनिंग फिक्स करते थे while we were struggling कि रूफ हमारे सर पे है कि नहीं, अब हम क्रिटिकल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, हम ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड की बात कर रहे हैं कि हर एक गांव में, मैं बिफोर आई स्टॉप हियर आई वांट टू लीव यू विद दिस थॉट कि घर में जो आपके पास स्मार्टफोन होता है या लैपटॉप होता है, आखिरी शख्स वो होता है जो घर की गृहिणी या महिला होती है। तो पहले बच्चों को दिया जाता है क्योंकि आप फ्यूचर हैं। अगर आपके हस्बैंड कमाने जाते हैं तो उनके पास एक स्मार्टफोन या लैपटॉप होता है। The last person to receive access to technology is the woman of the house. Decisions वो लेती हैं, घर वो चलाती हैं, ऑडिटर भी वही हैं, बजट भी वही बनाती हैं, बट उनको सबसे आखिर में आप देते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी। आपके दूसरे लोग जो छूट रहे हैं वो है एजिंग वर्क, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। तो अगर वो OTP से डर रहे हैं तो हमें सबसे बड़ा मूवमेंट ये चलाना था कि जैसे जैसे सारी सर्विसेज डिजिटल होती जाएं, वैसे वैसे पॉलिसी मेकिंग में किस तरह की नीतियां बने, प्रगति की दिशा, दृष्टि और गंतव्य तीनों हमें तय करने पड़ेंगे। और इन सब का समन्वय हमने होते देखा मेक इन इंडिया में, स्टार्टअप इंडिया में, हमारे जो मिशन मोड प्रोग्राम बनाए प्रधानमंत्री जी में, और उन स्कीमों पे मैं आऊंगी। तो वो मील का पत्थर 2013 में जब मैं यूनाइटेड नेशंस इंटरनेट गवर्नेंस फोरम में पहली महिला बनी, जिसमें 2 स्टेक होल्डर ग्रुप्स में रिप्रेजेंट कर रही थी, मीडिया और सिविल सोसाइटी। उसके बाद हमने बहुत सारे मेन सेशंस करे, हमने डिजिटल इंडिया को यूनाइटेड नेशंस IGF में बाली में जो हुआ फोरम, अजय कुमार जी जो इस वक्त UPSC के चेयरपर्सन हैं, उनके साथ लॉन्च किया। और ये बहुत गर्व का मोमेंट था मेरे लिए। ना सिर्फ टेक्नोलॉजी इंडिया सीख नहीं रहा था, इंडिया दुनिया को दे रहा था। तो वो जो वेस्टर्न मॉडल्स हम फॉलो करते थे, वी आर नाउ सीइंग अ डेटा इंटेलिजेंट नेशन। हमें अपना डेटा ओन भी करना है, उस डेटा के साथ हमें क्या करना है, ये इंडिया एआई मिशन के जितने पिलर्स हैं ये तय कर रहे हैं। बिल्कुल। आज के प्रेजेंट रोल पर भी मैं आऊँगी और एक लंबा जो सफ़र रहा उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी आपने क्योंकि कहा कि महिलाएं हैं जो, उनके पास जो एक्सेस होता है एडवांस टेक्नोलॉजी का, वो सबसे लास्ट में आता है। आपने बहुत अच्छी बात कही। लेकिन इसके इतर
आज भारत इतना बदल रहा है, आज नारी शक्ति का इतना वंदन हो रहा है कि आज हम वही जहाँ पर बच्चों को या फिर मैं कहूँ घर की लड़कियों को या घर की बहुओं को, बेटियों को, वाइफ्स को जो सबसे लास्ट में टेक्नोलॉजी मिलती थी, वहीं उसके उस तरफ आज एक घर की बेटी जो कहते हैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर बन रही है और इसी टेक्नोलॉजी के साथ आगे आ रही है। स्नेहल, सबसे पहले तो ये ख्याल ही कहाँ से आया कि नेचर डॉट्स की शुरुआत की जाए, और उसके बाद वो कौन सा मोमेंट था जो आपको लगा कि ऐसा कुछ कर कर मैं लोगों की लाइफ्स में कुछ बदलाव ला सकूंगी? बहुत आम सवाल है, टेक्नोलॉजी से हर कोई वाकिफ़ नहीं है। पानी कैसा है एक आम आदमी नहीं समझता। एक टर्मिनोलॉजी है जो कुछ लोग समझते हैं H2O, लेकिन उसमें असल में है क्या वो किसी को नहीं पता। किसमें क्या बड़ा है क्या कम है नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर बोल सकते हैं यहाँ का पानी कड़वा है, यहाँ का पानी मीठा है, ये पानी अच्छा नहीं है, पता नहीं पानी पी के मुझे क्या हो रहा है। तो कब ये लगा आपको कि ऐसा एक इनिशिएटिव लोगों का जीवन बदल सकता है, सुधार सकता है, और हम वाकई लोगों को बता सकते हैं कि पानी हमारी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए सही पानी होना चाहिए? ये ख्याल कैसे आया? थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। बहुत सारे मोमेंट्स थे अक्रॉस माय जर्नी जिसमें हमेशा पानी का इशू होता था। मेरे ख्याल से यहाँ पे भी आप सबके घर में कभी ना कभी हम सुनते हैं कि किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है तो खारा पानी है, मीठा पानी है। और मेरा सवाल हमेशा ये होता था कि अच्छा ये आपका पानी ख़राब है तो फिर आप कुछ करते क्यों नहीं हो? मतलब वो बोले क्या कर सकते हैं, ये तो बहुत, इसको कैसे आप ठीक करोगे, ये तो आता ही है, कई बरसों से ऐसे ही है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे और मुझे समझ नहीं आता था कि कोई चीज़ बरसों से हो रही है तो इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो किसी ने कुछ किया क्यों नहीं है, उस पर कोई सुधार क्यों नहीं किया है। फिर थोड़ा जैसे बड़े हुए तो देखा कि जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस है वो कहीं और के लिए बने हैं, जो इवन वी हैड हाईलाइटेड कि कुछ वेस्टर्न मॉडल्स वी हैव बीन लुकिंग एट। एंड पानी हमको लगता है कि हर जगह का सेम होता है, पर ऐसा होता नहीं है। राजस्थान का पानी, महाराष्ट्र का पानी, मणिपुर का पानी बहुत अलग अलग है, उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है। और जो सोल्यूशन नॉर्थ अमेरिका के लिए बना होगा या डेनमार्क के लिए, वो ज़रूरी नहीं है इंडिया में काम करे। मुझे कॉन्स्टेंटली ये चीज़ें दिख रही थी। द मोमेंट विच वॉज द ब्रेकिंग पॉइंट कि नहीं ठीक है, लेट्स लुक एट एंटरप्रेन्योरशिप टू एज अ वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कि वो ऐसे हुआ था कि मैं अपने IFM में जब मास्टर्स कर रही थी तब मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी जिसमें हम फिश फार्मर्स के साथ काम कर रहे थे जो भारत के दूसरे जगहों से आके भोपाल जैसे शहरों में फिशरीज करते हैं। वहाँ पे उनके साथ काम करते टाइम हमने उनको पूरा सपोर्ट दिया, पर एक चीज़ जो नहीं देखा था वो था पानी की गुणवत्ता, जो आपने बताया कि किस टाइप का पानी है। और 2 घंटे के अंदर अंदर पूरा मछली का स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया क्योंकि पानी में कुछ फ्लक्चुएशन हुआ, रन ऑफ आया कहीं से या क्लाइमेटिक वेरिएबल्स, बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वो पूरा फिश डाइड। एंड देन वी वर स्ट्रगलिंग कि हमें पता कैसे पड़ेगा, तो डेटा नहीं था। तो कि इतना जब वाटर में काम हुआ है तो वाटर डेटा इज वाई इज इट नॉट एक्सेसिबल। दैट वाज द पॉइंट वेयर I looked at my engineering skills to create मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता होगा, पर एक सेंसर किट्स आती है हाई स्कूल में, यू कैन मेक इट योरसेल्फ, उससे शुरुआत हुई थी नेचर डॉट्स की। और एंटरप्रेन्योरशिप नहीं था आइडिया था टू find a problem, to identify the problem and find its solution. Entrepreneurship was the easiest way to do it. Because you were making your own pathway, you were ideating your own solution and you were trying and testing. And I was lucky that I had access to resources and एक network जिसने मुझे सही टाइम पे गाइड किया। तो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर इज़ डिफ़िकल्ट क्योंकि मेरे घर पे कोई सब सर्विस बैकग्राउंड से आते थे, किसी ने बिजनेस नहीं देखा, तो वो एक माइंडसेट भी शिफ्ट किया। एंड कभी कभी बिकॉज as a woman it's difficult to go in some areas like forested areas,
बिल्कुल। but I had to break that barrier and do it. डॉक्टर सुबी कुछ बोलना चाहती है, लेकिन यहाँ मेरे मन में भी एक बात है स्नेहल, जब सबसे पहले हम कहते हैं ना बिजनेस करेंगे या स्टार्टअप करेंगे, तो बाहर के लोग तो खैर कहते ही कहते हैं, वो 4 लोगों की ज़िंदगी में कभी कमी नहीं होती, लेकिन घर वाले भी कहते हैं कि अरे बेटा हमने कभी बिजनेस नहीं किया, तुम ऐसा कुछ मत करो, नुकसान हो जाएगा। हाँ, तो कभी ऐसी सलाहें कुछ आई? आई थिंक डॉक्टर सुबी भी कुछ ऐड करना चाह रही हैं। जी, एक्चुअली 2 बड़े मुद्दे हैं। एक तो पहले हम एंटरप्रेन्योरशिप को समझे, बहुत ही लोनली जर्नी होती है और बहुत ही साहसी होना पड़ता है। तो स्नेहल तालियों की हकदार हैं कि उन्होंने ये काम किया। हम बहुत बार सुनते हैं कि एक ओल्ड बॉयज़ क्लब है, पर हम यंग गर्ल्स क्लब नहीं सुनते। तो मैं चाहती हूँ कि आपके प्लेटफॉर्म से ये यंग गर्ल्स क्लब भी बने, जिसको हम नेटवर्क इफेक्ट कहते हैं। चाहे वो वाटर कूलर कॉन्वर्सेशंस हों, क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि बहुत सारे लड़के बाहर अगर सिगरेट पीने के लिए ब्रेक लेते हैं तो बहुत सारा डिस्कशन वहीं हो जाता है जहां आप नहीं देखते कि महिलाएं वो कर रही हैं, तो आप इंफॉर्मेशन मिस आउट करते हैं। जब हम टेक्नोलॉजी या एक्सेस की बात करें तो 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर आपको बिजनेस बनाना है। एक तो आपके बहुत सारे मित्र होने चाहिए, आप एक बहुत अच्छा को फाउंडर रखिए जो आपकी स्किल सेट से कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स दे। तीसरा जो हम सॉल्व कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही निर्देशक बात कही कि अगर हमें अपना $5 ट्रिलियन इकोनॉमी गोल जो अब रिवाइज हो गया है $6.3 ट्रिलियन इकोनॉमी गोल, वो तभी अचीव हो सकता है जहां आप 50% जो हमारे देश की आबादी है, हमारी महिलाएं, उनको आप एक्टिव प्रोडक्टिव वर्कफोर्स का पार्ट बनाएंगी। तो क्या ऐसे सिस्टेमिक चैलेंजेस और बैरियर हैं? कुछ होती है मानसिकता। जैसे आप देखें, ये शुरू होता है स्टेम में, जिसको साइंसेज हम टेक्नोलॉजी फील्ड्स कहते हैं, प्योर साइंसेज की फील्ड्स, चाहे इंजीनियरिंग हो, मैथमेटिक्स हो, वहाँ पे बहुत गर्व की बात है कि 40% जो दुनिया का टैलेंट है वो भारत की महिलाएं हैं जो स्टेम में हैं। पर वो जब तक वर्कफोर्स में जाती हैं, क्या वो रिड्यूस होके 18% ही क्यों रह जाती हैं? तो ये जब हम गैप्स देखते हैं या हम वैली ऑफ डेथ जिसे कहते हैं, राइट, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, आपने लैब में बनाया, TRL 8 स्टेज के बियॉन्ड उसको आप कैसे लेके जाएंगे? तो जो हमें सिस्टेमिक लीडरशिप चाहिए, जिसको हम शॉर्ट इन दी आर्म चीज़ें कहते हैं, वो है एक्सेस टू कैपिटल। तो कौन से ऐसे फंड्स हैं जो महिलाओं के लिए कैपिटल प्रदान कर रहे हैं? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी स्कीमें हैं, निधि करके स्कीमें हैं, AI फॉर हर बना जो इंडिया AI मिशन के स्टार्टअप फंड्स हैं, DPIIT में, स्टार्टअप इंडिया में बहुत सारे ऐसे पिलर्स हैं जो विमेन लेड बिजनेसेस को ही एक्सेस दे रहे हैं कैपिटल की। तो एक तो कैपिटल है, दूसरा जो हमारी जितनी लीडरशिप है उसमें हमें वही मेंटरशिप भी देनी है कि आप सिर्फ कभी-कभी इतना, क्योंकि ये लोनली जर्नी है, आप सिर्फ बात करना चाहते हैं, आपको एक साउंडिंग बोर्ड चाहिए कि मैं किसी से पूछ सकूं ये जो डिसीजन मैं ले रहा हूं या ले रही हूं ये सही है कि गलत है। तो वो जो मेंटरशिप का सर्कल है, लीडरशिप की जो ग्रूमिंग आप करते हैं, वो हमें महिलाओं को देनी पड़ेगी। ये चाहे आप इसे इनफॉर्मल नेटवर्क्स कह लें या क्लब्स कह लें, US में Y कॉम्बिनेटर है, वैसे हमें पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करना है जिसके अब पिलर्स तैयार हो रहे हैं। और यही इन्वेस्टमेंट कैपिटल, बहुत बार ये पूछा जाता है जब महिलाएं पिच करती है ना कि अच्छा आपका जो CTO है क्या वो मेल है, या आपका जो फाइनेंस हेड है क्या वो मेल है? ये भ्रांतियां हमें तोड़नी पड़ेंगी। और यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट दखल है कि आपको ना सिर्फ महिलाओं को माइक देना है, जैसे अभी हम बच्चियों को माइक पास करेंगे, आपको इंश्योर करना है ना सिर्फ रिप्रेजेंटेशन हो, ना सिर्फ हम बोर्ड पे एक सीट आरक्षित करें, हमें महिलाओं को बराबरी के टूल्स देने हैं, हमें इक्विप करना है। अगर बोर्ड मीटिंग है तो वही पेपर का सेट जो आप मेल कोलीग को देंगे 2 हफ्ते पहले, वही आपको आपकी महिला बोर्ड मेंबर को भी देना पड़ेगा। और यही जो टेक इकोसिस्टम है, चाहे वो महिलाओं द्वारा प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर अगर महिला है तो क्या उसका रिसर्च प्रपोजल को ग्रांट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिल रहा है तो क्या कारण है जो नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारा सपोर्ट सिस्टम जब हम बना के देंगे, टैलेंट की हमारे पास बिल्कुल कमी नहीं है, यही हमें जुड़ाव करना है जिससे पूरा यूनिवर्स एक साथ मिल के ये AI फॉर हर भी होगा, AI बाय हर भी होगा, एंड AI फॉर द पीपल भी बनेगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से डॉक्टर सुबी ने बहुत अच्छी बात कही स्नेहल, कि जिस तरीके से आज जो नारी है वो
कदम बाहर बढ़ा रही है और जिस तरीके से आज की जो बेटियां हैं वो बाहर आ रही हैं, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से हम गर्व से कह सकते हैं कि एक समय था जब हम ये कहते थे कि बेटियों को जन्म नहीं लेने देना, फिर हम इस बात पर आए कि बेटियों का जन्म लेना बहुत ज़रूरी है, फिर वक्त बदला और एक नारा बुलंद हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब मुझे लगता है विमेन लेड डेवलपमेंट की बात होती है और आज जो डेवलपमेंट है, जो हमारा सपना है वर्ष 2047 तक विकसित भारत का, मुझे लगता है उसमें साकार करने के लिए जो सबसे पहले कदम बढ़ा रही हैं वो भारत की बेटियां ही हैं और ये वही बेटियां हैं मुझे लगता है जिनके लिए अप्लॉज वाकई बनता है। स्नेहल, बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत साधारण आम भाषा में ये समझाइए कि ये डिजिटल ट्विनिंग, ये जो वाटर का कॉन्सेप्ट है ये क्या है, बहुत साधारण शब्दों में। अगर कोई व्यक्ति आपके हिसाब को समझना चाहता है वो कैसे समझे, बिल्कुल आम भाषा में जो हर आम आदमी समझ सके? मैं कोशिश करूँगी जी, फॉर श्योर। तो डिजिटल ट्विनिंग आप ऐसा सोचिए कि MRI या CT स्कैन लेकिन पानी के लिए। अच्छा। तो जैसे आप ह्यूमन बॉडी में जब हम लोगों को तबीयत खराब होती है तो हम ब्लड टेस्ट करते हैं, MRI करते हैं, तो पानी का हेल्थ सिस्टम पर उसका एक रेप्लिका बना के, क्योंकि पानी बहुत, आपको सतह से लगेगा पानी बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे उसकी आप गहराई में जाएंगे तो पानी खराब हो जाएगा। बहुत फैक्टर्स उसको प्ले करते हैं। वो हम कर रहे, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पानी पे बहुत सारे यूजर्स हैं। लोग पेयजल के लिए उसको यूज़ करते हैं, मछली पालन के लिए खेतों में यूज़ करते हैं, n नंबर ऑफ यूजेस। तो अगर उसका आप डिजिटल रेप्लिका बना देते हैं तो बहुत सारे यूजर्स को केटर कर सकते हैं और एक नए तरीके से हमारा जो इकोसिस्टम है उसको आप मैनेज कर पाएंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ के, ट्रेडिशनल से मेरा मतलब है जो कन्वेंशनल तरीका रहा है आज देखने का वाटर रिसोर्सेज को। मैं एक और उसमें बेस्ड ऑन आपका जो पॉइंट था शुरू में कि विमेन लेड डेवलपमेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबली हम देख रहे हैं जहाँ भी विमेन लीडर्स है जो देश लीड कर रही है या ऑर्गेनाइजेशन या टेक्नोलॉजी, उनका डिसीजन मेकिंग और उनका इनोवेशन का पर्सपेक्टिव एंड इम्पैक्ट इज़ वेरी होलिस्टिक as compared to I mean I'm sure there are male also who are great, but क्योंकि हम historically एक as just हमारी बनावट ऐसी कि हम बहुत अलग अलग तरीक़ों से देख सकते हैं चीज़ों को, और जब आप वुमेन को एट द सेंटर टू डिसीजन मेक करते हो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए, बहुत इजीली वो इंटरकनेक्शंस को निकाल के वो बता सकते हैं कि क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, इंक्लूडिंग इन टेक्नोलॉजी. So women-led perspective for tackling some of the world's main challenges is super critical. Having said so, there's still investment women enterprises में या investment in women bringing women on platform ज़रूरी है. लास्ट ईयर खाली 17% ग्लोबल फंडिंग विमेन फाउंडर्स को गया है, विच इज़ बहुत कम है जो, और हमें अभी और बहुत काम करना है ताकि और विमेन कैन कम आउट नॉट जस्ट फ्रॉम प्रिविलेज बैकग्राउंड बट भारत के अलग अलग, नॉट जस्ट भारत, दुनिया के अलग अलग एरियाज से. क्या बात है. डॉक्टर सुबी, यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद ऐसे यूनिकॉर्न्स को वैश्विक मंच पर लेकर जाना जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं, वो भी एक जब महिला आगे आए, बहुत बड़ी बात होती है. लेकिन अभी मैं ये भी जानना चाहूँगी साथ में वो एक्सपीरियंस और उसके साथ InMobi में, जो InMobi जैसा एक ग्लोबल टेक संगठन है, उसमें आपकी जो भूमिका है वो भारत के लिए क्या मायने रखती है? बहुत ही गर्व की बात है कि हम ये हमारी या InMobi की उड़ान नहीं है. पहले तो हमें InMobi की पृष्ठभूमि समझनी चाहिए. हमारे CEO और फाउंडर हैं श्री नवीन तिवारी जी, वो IIT कानपुर में बड़े हुए. उनकी जो दादी थी, उनकी ग्रैंडमदर, वो पहली ऐसी महिला थी जो मैथमेटिक्स की प्रोफेसर बनी किसी भी IIT में. तो पहली महिला प्रोफेसर जो IIT में पढ़ा रही हैं, मैथमेटिक्स पढ़ा रही हैं. उनके फादर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डीन थे. तो एकेडेमिया से, मध्यम वर्गीय परिवार से निकल के 4 उनके क्लासमेट्स इंजीनियरिंग के और ज़्यादातर यूपी से जुड़ाव रखते हुए लोग, उन्होंने डिसाइड किया कि सिलिकॉन वैली में नहीं, इंडिया में ही एक ब्रांड बनेगी जो किसी भी स्तर की ग्लोबल कंपनी को टक्कर दे सके.
फ्रूगल इनोवेशन कर सके और प्रॉब्लम पॉपुलेशन स्केल पे सॉल्व कर सके। उससे इनमोबी पैदा हुई। 2011 में पहली कंपनी बनी जिसे सॉफ्टबैंक ने इन्वेस्ट किया इंडिया में, और उसी के साथ हम यूनिकॉर्न बने। यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जो 1 बिलियन वैल्यूएशन पार कर चुकी हो। उसके साथ साथ 2019 में हमारी जो सेकंड कंपनी है, पहले मोबाइल फ़ोन ऐसे दिखता था हमारी लॉक स्क्रीन, जैसे ही आप पावर बटन प्रेस करते हैं तो बिना फ़ोन अनलॉक करे आप जो है लॉक स्क्रीन पर ही 18 कैटेगरीज में कंटेंट देख सकते हैं। तो ये 55 करोड़ मोबाइल फ़ोन पे पहला ऐसा तकनीक है जो कोई ऐप नहीं है। बच्चे टियर 1 टियर 2 सिटी में कहीं पे भी हों वो 18 कैटेगरीज में करंट अफेयर्स कंज्यूम कर सकते हैं, अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं, और वो क्लूड इन है। हमने 3 महीने बिना पहले स्क्रीन का लॉक ओपन किए, बिना अनलॉक करे, और आपका कोई डेटा कंज्यूम नहीं हो रहा। उसके बाद तीसरा हमारा जो ऐप है वो रेवोल्यूशनरी है, ग्लांस AI करके, और ये ऐप है आप डाउनलोड कर सकते हैं। मात्र एक सेल्फी से 1 मिनट के अंदर आपके 18 लुक्स जनरेट होंगे। आप पेरिस में होंगे, आप कान्स में होंगे, आप कहीं पे भी हो सकते हैं, आप उसी से शॉपिंग कर सकते हैं। ये आपका पर्सनल स्टाइलिस्ट भी है। यही फोटोज़ जो है बच्चियाँ यूज़ कर रही हैं लिंक्डइन पे अपने प्रोफेशनल करियर्स बनाने के लिए, और 450 ऐसी ग्लोबल ब्रांड्स जुड़ी हैं जिससे आप वहीं के वहीं वो लुक अपने लिए खरीद भी सकते हैं। तो हमने ग्लोबल मार्केट प्लेस डिस्टरप्ट करी, हमने एजेंटिक AI कॉमर्स में बनाया, और इस ग्लोबल स्केल पे 26 कंट्रीज में हमारे ऑफिसेज हैं और 140 कंट्रीज में ये ऐप अब उपलब्ध है। क्या बात ये इंजीनियरिंग का मार्वल है। सिर्फ 3000 इंजीनियर्स के साथ हमने बेंगलुरु हेडक्वार्टर्ड है, मैं दिल्ली से काम करती हूँ। हमारा इनमोबी में एक प्रण रहा कि महिलाएं ही प्रोडक्ट टीम्स को लीड करती हैं, इंजीनियरिंग टीम्स को लीड करती हैं। तो जोक ये है कि जब आप लीडरशिप कॉल्स में जाते हैं तो आपको अक्रॉस द टेबल ज़्यादा महिलाएं ही दिखती हैं। PwC की एक स्टडी है जिसमें वो कहते हैं कि अगर महिलाएं डिसीजन मेकिंग टेबल पे हैं तो कंपनियां 24% ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं, और उसका कारण ये है कि हम सिर्फ P&L की बात नहीं करते, हम कंज्यूमर सेंट्रिक एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं जो लॉन्ग टर्म कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट सामने रखते हैं। तो इनमोबी सिर्फ एक कंपनी नहीं है। जब हमने आज़ादी के 75 साल मनाए, आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो इनोवेशन के 75 मानक डिसाइड हुए जो नीति आयोग ने आगे रखे। 2010 में आर्यभट्टा सैटेलाइट और 2011 उनमोबी का साल रहा। तो मेरा काम यह है कि वैश्विक स्तर पे एक ग्लोबल प्रॉब्लम, उसमें इंडिया की लीडरशिप कैसी रहे, उसमें मेरी कंपनी का क्या योगदान रहेगा, उसमें हमारी विजन क्या है, जिससे इनोवेशन इकोसिस्टम सिर्फ आप बेंगलुरु में ना देखें या आप मेट्रोज में ना देखें, दिल्ली में ना देखें। बियॉन्ड बेंगलुरु कर्नाटका का प्रोग्राम है, मैं उसके डिजिटल इकोनॉमी मिशन पे AI कम्युनिटी लीड करती हूँ फॉर विमेन, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। फिर हम यूपी में काम करते हैं जहाँ हमने AI कमेटी बनाई और सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए। यूपी में लखनऊ में ऑफिस खोला जिससे बच्चों को उनका शहर, उनका घर छोड़ के आगे ना जाना पड़े, भटकना ना पड़े, कि आप सारा कंसंट्रेशन। तो नौकरियां टियर 2 में, टियर 3 सिटीज़ में किस तरह बेहतरीन इनोवेशन हो सके। पहली ऐसी डीप टेक कंपनी बनी इनमोबी जिसने लखनऊ में ऑफिस खोला। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 32 जैसे यूपी के 72 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 72 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर एक में एक इंक्यूबेशन सेंटर है। किस तरह से सिर्फ ना स्टार्टअप्स शुरू हों बट वो ग्लोबल स्केल पे हम उन्हें लेकर जाएं, ये कोलिशन या नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कैसे बड़ा हो। तो उसके लिए हमें, क्योंकि AI फॉर हर हमारा बड़ा मुद्दा है, हमारा थीम है आज का, हमें INSA में जो इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी है, उसके विजनरी प्रेसिडेंट थे आशुतोष शर्मा जी, वो DSC सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। उन्होंने पहली बार 70 ऐसी महिलाएं INSA फेलोज बनाई जो विमेन एसोसिएट फेलोज हैं। देखिए ग्लोबली जो नेशनल साइंस एकेडमीज़ हैं वो मेल बास्टियंस मानी जाती हैं। तो टेसी थॉमस हैं उसमें, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, मैं भी हूँ उसमें। बिजनेस के क्षेत्र से महिलाएं हैं, और हम फंडिंग हो, चाहे रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो, चाहे एकेडमिक स्टडीज़ हो, उनको हम किस तरह जोड़ रहे हैं एजुकेशन के साथ, जिसमें महिलाएं आगे आएँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आपने इनमोबी का मुझे डिटेल कॉन्सेप्ट बताया और निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम हो रहा है और महिलाओं को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। और जैसा कि आपने बताया
बताया कि जिस भी टेबल पर जाओ वहाँ पर महिलाएं नजर आती हैं, तो निश्चित रूप से बहुत गर्व की बात है। मैम, आपने इंटरनेट गवर्नेंस में काम किया, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम किया, आपने साइबर सिक्योरिटी में काम किया, तीनों क्षेत्रों में आपने काम किया। सबसे ज़्यादा परिवर्तन आपने किस क्षेत्र में देखा? बहुत कम शब्दों में जानना चाहूँगी। देखिए, तीनों क्षेत्र आपस में गठे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इंटरनेट गवर्नेंस में हम सिंपली ये तय करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर, सरकार, एकेडेमिया, सिविल सोसाइटी, मीडिया, उनका राइटफुल रोल क्या होना चाहिए। इंटरनेट की 7 लेयर्स हैं, तो पहले तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे, फिर आप कंटेंट लेयर्स पे फोकस करेंगे, फिर आप देखेंगे कि एप्लीकेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर किसके पास है, स्पेशली जब एक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो हो। साइबर सिक्योरिटी बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि इंडिया वन ऑफ द मोस्ट अटैक्ड कंट्रीज है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के मध्य। आपने एम्स का साइबर अटैक देखा, बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं जहां पे अटैक किया जाता है, 1500 अटैक्स हर हफ्ते होते हैं, तो बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स है। इसको हम एक बाल्टी की तरह दिखाते हैं, आप बाल्टी में ऊपर से पानी डालें और अगर उसमें बहुत सारे छेद हों तो वो रेवेन्यू लीकेज होता है। दूसरी बात हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो इंडिया एआई मिशन है उसमें डेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। तो भारत क्योंकि बहुत सारा डेटा क्रिएट करता है, हमें डिसाइड करना है कि वो डेटा का सही उपयोग क्या होगा। तो वो डेटा किस तरह आप स्टार्टअप्स के लिए अवेलेबल करा सकते हैं, आप रिसर्च लैब्स के लिए अवेलेबल करा सकते हैं, क्योंकि उनको कंप्यूट की आवश्यकता है, उनको टैलेंट की आवश्यकता है। भारत में टैलेंट 40% ऑफ द वर्ल्ड्स एआई टैलेंट इज इन इंडिया। तो ये तीनों चीजें जब साथ में मिल के काम करेंगी, क्योंकि इंटरनेट एक वन इंटरनेट है, इंटरनेट ब्रोकन इंटरनेट नहीं है, फ्रैगमेंटेड इंटरनेट नहीं है। कुछ कंट्रीज ने कोशिश करी और हमेशा जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स काम करते हैं, साइबर स्पेस वो 4th डायमेंशन है जिसे हमें गार्ड करना है, क्योंकि यंग लोग हैं और बहुत सारे दर्शक ये देख रहे हैं। यू आर ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज द वीकेस्ट लिंक इन द चेन। तो हमें वो स्ट्रॉन्ग लिंक बनना है, हमें वो वीक लिंक नहीं बनना। बहुत सारे जो अटैक्स होते हैं, रैंसमवेयर आपने सुना, डिजिटल अरेस्ट आपने सुना, वो या तो भय के कारण होते हैं या आपको एक ऑफर मिलता है जो बहुत अच्छा है। तो ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग और अवेयरनेस का रोल है वो सरकार भी करेगी, बट हमें और आपको भी उसमें उतना ही योगदान देना है। तो आप जब ये मैसेज घर पे बताते हैं कि डिजिटल अरेस्ट, हमारे कानून में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है, बट फिर भी अर्बन स्पीयर्स में आप देखें वकील इसमें फंस रहे हैं, यंग लोग फंस रहे हैं, बुढ़े लोग फंस रहे हैं, उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी चली जा रही है। तो ये अवेयरनेस का मुद्दा है, टेक्नोलॉजी का मुद्दा है। एआई हमें डेवलप भी करना है, पर एआई को इस्तेमाल करके जो रोग एक्टर्स हैं, जो बैड नेशन स्टेट्स हैं या जो साइबर टेररिस्ट हैं, तो एआई की काट भी एआई से ही मिलेगी। इसके साथ साथ एक छोटी सी बात और हम जोड़ना चाहेंगे, इसमें मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, जिससे आपके फेक वीडियोस बन जाते हैं। तो यहीं पे हमें एआई के माध्यम से पारदर्शिता लानी है कि किस तरह का एआई बनेगा, उसमें किसकी शुमारियत होगी। वो हमें एआई मानवता की भलाई के लिए इस्तेमाल करना है, एआई में ह्यूमन सेंट्रिक वैल्यूज डालने हैं और एआई के यूज केसेस पे ध्यान देना है। किस तरह हर किसान, रिमीडियल एजुकेशन में जो बच्चे अगर पिछड़ रहे हैं, उनका टीचर स्टूडेंट रेशियो में आप कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं एआई का इस्तेमाल करके। हम एग्रीकल्चर का डेटा देखते हुए कौन सा वेदर प्रिडिक्शन कर सकते हैं, भाई कौन सी प्रजाति यहाँ अच्छा चावल उगेगा, कौन सा सॉइल यहाँ के लिए बेहतर है। कुल मिलाकर भलाई के लिए काम करना बहुत जरूरी है। ह्यूमन सेंट्रिक की आपने बात की। इससे पहले कि मैं हमारी स्टूडियो में मौजूद युवती शक्ति के पास आऊँ, बहुत छोटे छोटे रिएक्शंस लेना चाहूँगी आप दोनों के। मैम स्नेहल, अगर किसी को स्टार्टअप शुरुआत करनी हो एक महिला को, तो वो क्या कर सकती है? बहुत कम शब्दों में बताइएगा। जैसा अभी डॉक्टर शुभी हैड ऑल्सो शेयर्ड, बहुत सारे स्कीम्स अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है वुमेन फाउंडर्स के लिए। इन जनरल अगर आप साइंस एंड टेक में कुछ शुरू करना चाहते हैं तो DST, DBT, गवर्नमेंट के बहुत सारे ग्रांट प्रोजेक्ट्स हैं, कॉम्पिटिशन्स है। मेरा सजेशन रहेगा एग्रेसिवली अप्लाई करिए हर जगह पे, इर्रिस्पेक्टिव टू हाउ द रिजल्ट आउटकम्स, एंड दूसरे फाउंडर्स को रीच आउट करके उनसे बात करिए, दूसरे विमेन फाउंडर्स को फॉर श्योर। एंड लिंक्डइन पे प्लीज़
एक्टिव रही है। और ये बहुत ज़रूरी है कि एक महिला दूसरी महिला की मदद करे, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। डॉक्टर सुबी, अब मैं एक अंतिम प्रश्न पे आ रही हूँ, लेकिन ये प्रश्न बहुत ज़रूरी है। इट्स अ बिग मिसकंसेप्शन, व्हाट इज़ एआई? लोगों को लगता है एआई इंटरनेट है, लोगों को लगता है एआई बहकावा है, लोगों को सिर्फ एक फुल फॉर्म आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? कुछ लोग एलएलएम का पूरा ब्यौरा देकर कहते हैं यही एआई है। प्लीज़ आप क्लियर कर दीजिए, एआई है क्या? देखिए, तीनों चीज़ें, चाहे वो आपका टेक्स्ट हो जो रिटन वर्ड है, या आपकी इमेजेस हो, या साउंड हो, इन तीनों को अगर आप मिला दें, 1970 में एलन ट्यूरिंग इंस्टीट्यूट ने एआई के बारे में बात करी। इसको हम मशीन लर्निंग से जोड़ते हैं, हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से जोड़ते हैं। अगर आप डेटा सेट्स को बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स के साथ जोड़ दें और उनसे आप मीनिंगफुल एनालिसिस बनाना शुरू करें, तो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ब्रॉडली समझ सकते हैं। पहले सिर्फ कोडर उसे इस्तेमाल कर सकते थे। क्या हुआ, चैट जीपीटी जब बना, तो ये चैट जीपीटी मोमेंट इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमने यूज़र इंटरफेस इतना सरल कर दिया। क्या वो इतना आसान है कि जैसे आप इंटरनेट में पॉपुलर सर्च इंजन में क्वेरी डालें और पीछे से जितना डेटा इकट्ठा हो इंटरनेट पे, कोई आपको सिर्फ लिंक देने की बजाय आपको मीनिंगफुल इनपुट दे दे कि जो आपने सवाल पूछा है, अगर वहाँ बाहर बहुत सारी बर्फ़ गिर रही है, क्या 10 ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लेके जानी चाहिए जिससे मैं 12 घंटे की एक जर्नी कर सकूं? तो वो आपको, पहले आपको सिर्फ लिंक आते थे कि आप यहाँ से पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। अब कोई आपके लिए सब पढ़ दे रहा है, कोड भी कर दे रहा है, आपको अगर उससे वेबसाइट बनानी है तो वो भी कर दे रहा है। तो क्यों ऐसा हो पाया? क्योंकि सुपर कंप्यूटिंग, जो कंप्यूट बहुत महंगा था, चिप्स और प्रोसेसर बहुत महंगे थे, अब वो अवेलेबल हैं। अब वो भारत सरकार ने भी स्टार्टअप्स के लिए सिर्फ 280 रुपए प्रति घंटा पे अवेलेबल करा दिए हैं, जो एक ऐसा यूनिक मॉडल है जो और किसी भी देश में नहीं है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सब का समन्वय है। आप जिन भय और फियर और डर का बात कर रही हैं, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत प्रयोग, कि किसी ने आपकी जितनी इंटरनेट पे फोटोज हैं उनको इकट्ठा किया और आपकी आवाज लेकर कहीं आपने यूट्यूब पे अपनी बर्थडे का वीडियो बनाया, उसके साथ डाल दिया, और वो वीडियो बना के और आप जो वैसा नहीं बोल रही वैसे आपको बुलवा दिया। तो उसके लिए भी हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके लोहे को लोहा ही काटेगा, और ये कोशिश करते रहना है कि हमें ये टूल और टेक्नोलॉजी सबके हाथ में देनी है, जिससे आप पहले जो डिस्टेंस और जर्नी बहुत देर में तय कर पाते थे। इसका बहुत सिंपल एग्जाम्पल ये है कि एक वेबसाइट पे आपको फोटो लगानी है और उसके अराउंड एक आपको ग्रीन कलर का स्क्वायर बनाना है। वो कोड करने में आपको 3 दिन लग जाते थे, अब एआई आपके लिए वो करके दे देगा मात्र 30 सेकंड के। क्या बात है! तो मतलब कहीं ना कहीं ज़िंदगी आसान हो रही है, लेकिन दो स्फेयर्स हैं डॉक्टर सुबी, आप बिल्कुल मानेंगी, एक पॉजिटिव साइड है और एक नेगेटिव साइड। लेकिन हम कोशिश ये करें कि जब भारत ये पूरे मंच में कह रहा है पूरे विश्व से कि हमें ह्यूमन सेंट्रिक होकर चलना है, तो हम उसकी पॉजिटिव साइड के साथ मनुष्य के उत्थान पर काम करें, तो ये अच्छा रहेगा। मंच आपका है और युवती शक्ति अब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आप जो भी सवाल पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कृति प्रजापति है। मेरा सवाल डॉक्टर सुबी मैम से है। मैम, जैसा कि आज के समय में हम शिक्षा, स्वास्थ्य या स्टार्टअप के क्षेत्र में एआई का भरपूर इस्तेमाल देख रहे हैं और इससे हमारे देश को तरक्की भी मिल रही है, लेकिन आज हम ये कहते हैं कि जो व्यक्ति एआई के बारे में नहीं जानता है, हम उसको आज की डेट में आउटडेटेड करा देते हैं कि ये आउटडेटेड है। और जैसे कि आपने डिजिटल डिवाइड की भी बात करी, और बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में एआई जो है वो अभी तक नहीं पहुंचा है, तो वहाँ पर एआई की एक्सेसिबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए, और इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, हम ये भी कहते हैं कि एआई का एक लिमिटेड इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो भी साथ साथ कम हो रहा है। तो मेरा सवाल एक तो ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी एक्सेसिबिलिटी कैसे बढ़ाएं, और साथ ही जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच में कहाँ पर एक लिमिट और लाइन ड्रॉ की जाए। कृति, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा जो पीढ़ी है वो बहुत ही सेफ हाथों में है। आपके सवाल से मुझे दिली खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया ये सवाल पूछने के लिए। 2 बड़े बड़े आपने सवाल पूछे हैं। एक तो एआई की एथिकल बाउंड्रीज क्या होनी चाहिए, दोनों का समन्वय कैसे होगा, और दूसरा कि कौन जो है इससे छूट रहा है और हम क्या कर सकते हैं। ये हम सबका दायित्व है, क्योंकि अगर आप इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फुल्ली इस्तेमाल नहीं करेंगे,
उसको आप चैनलाइज नहीं करेंगे, अनलॉक नहीं करेंगे, तो 11,000 बिलियन US डॉलर्स हैं जो हम टेबल पे छोड़ते हैं। ग्लोबली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंडिया और चाइना को दोनों का मिला के GDP इतना बड़ा है। तो इसमें हमें दो काम करने हैं। हमें हर एसोसिएशन, हर सरकार, हर स्कूल में अपने बच्चों को आउटडेटेड सिलेबस नहीं पढ़ाना, हमें कॉन्स्टेंटली सिलेबस अपडेट करना है, जो AICTE और UGC जैसी संस्थाएं कर रही हैं। हमें बिल्कुल ये नहीं समझना कि सिर्फ इंजीनियरिंग या STEM साइंस के बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पॉलिटिकल साइंस की छात्राएं हैं जो बहुत सारा डेटा, यूज केसेस और मॉडलिंग और सिनेरियोज AI यूज करके प्रिडिक्ट कर सकती हैं कि अगर यहाँ पे अगर किसी भी देश में, दो देशों में भिड़ंत होती है या एस्केलेशन होता है तो क्या सिनेरियो ऐसे हो सकते हैं। सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट में हम लोग लेक्चर लेते हैं, डिप्लोमैट्स को ट्रेन कर रहे हैं, वहाँ बहुत बड़ा योगदान है। तो हर फील्ड से, चाहे आप लिबरल आर्ट से हो, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, AI को हमें सीखना है, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाना है। साथ साथ जो बड़ी जिम्मेदारी आपने कही, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का, इसमें स्किलिंग मिशंस का, चाहे वो UPSDM हो, चाहे वो दिल्ली सरकार का स्किलिंग मिशन हो या नेशनल स्किलिंग मिशन हो, हमें जिस तरह हमने ITI खोले जहां हम फोटोग्राफी सिखा रहे थे, जहां हम बाकी स्किल सेट सिखा रहे थे, हमें AI को एज अ लैटरल लेयर यूज करना है कि उसके ऊपर और क्या बिल्ड हो सकता है। और ये बहुत आसानी से अवेलेबल है, हमें बच्चों को भी देना है। गांव में कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, जो पंचायत राज, हमने भारत नेट की बात करी, वहां हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल हो रहा है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि मेरठ में जो किसान है वो अब ChatGPT या कोई भी और AI यूज कर दो चीजें डिसाइड कर रहे हैं, हमें कब कौन सी फसल बोनी है और ये जो हमने पैदावार करी इसका मार्केट में सही मूल्यांकन क्या होना चाहिए। क्या बात है। या इस वक्त क्या हम ऐसी फसल लगाएं जो इस क्षेत्र में पानी पे काम करते हैं, तो उसमें सैलिनिटी कितनी है, उसमें सॉइल एसिडिक है या अल्कलाइन है, उसके साथ कौन से दो ऐसे पेड़ लगा सकते हैं जहां कंपेनियन फार्मिंग कर सकते हैं। तो आपको देखिए, इंडियंस को ना बहुत एक अमेजिंग स्टोरी है। जब सुनामी आई तो मछुआरों को GPS सैटेलाइट दिए गए कि वो अपना रास्ता ढूंढ के सेफली वापस आ जाएं। सिर्फ दूसरे ही दिन उन्होंने वो GPS सैटेलाइट से लोकेशंस मार्क करी जहां सबसे ज्यादा मछली वो पकड़ सकते थे। तो आपको भारतवासियों को ये नहीं सिखाना कि टेक्नोलॉजी से वो क्या क्या कर सकते हैं, हमें सिर्फ इंश्योर करना है एक्सेस, हमें इंश्योर करना है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ हाथों में सीमित ना रह जाए और इसमें सबका समन्वय हो। और लास्ट बात जो आपने कही, इस पे पूरा एक और चर्चा का विषय है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और सोशलाइजेशन और AI पे कहाँ पे आप सीमाएं बनाएंगे। तो सबसे बेस्ट हम जो एग्जाम्पल यूज करते हैं वो ये है कि सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। तो आप पारदर्शिता रखें, मानकों में रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब पहली बार AI लोगों को दिया गया तो एक क्लास के सारे बच्चों ने सेम ऐसे लिख के और अगले दिन सबमिट कर दिया। तो AI आपके लिए सोच नहीं सकता, जो आपके लिव्ड एक्सपीरियंसेस है, कोई कहीं से आता है, कोई मेरठ से आता है, कोई बलिया से आता है, कोई महाराष्ट्र में किसी क्षेत्र से आता है। आपने जो देखा, आपके जैसा और कोई दूसरा इंसान नहीं है। आपके घर की कंडीशन, आपकी जो परवरिश है, आपने जो किताबें पढ़ी, जो पिक्चर देखी, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप मी टू ना बने। आपके हाथ में एक टूल दिया गया जिसको हमने 3 इडियट्स में भी देखा, इट्स अ मशीन। मशीन की डेफिनेशन क्या है? ह्यूमन एंडेवर, या जो हमारी उम्मीदें हैं या हमारा पोटेंशियल है उसकी हमें पराकाष्ठा तक पहुंचा सके, वो उसमें हमें उसका इस्तेमाल करना है। हमें मशीन के अधीन नहीं हो जाना। तो आप लेजी ना बने, आप निकम्मे ना बने, आप उसको अपने काम में प्रोडक्टिविटी को और ज्यादा कैसे इन्हांस करेंगे, आपको उस लिए इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। तो AI कहानियां नहीं सुना सकता। जो नानी दादी हमारी कहानियां सुनाती हैं आंचलिक, वो वैसा रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। आप उसे लार्ज सेट ऑफ, जैसे आपको कोई बड़ा कंप्यूटर दे दे तो आप उस डेटा से यूज केसेस और सॉल्यूशंस कैसे बनाएं, आप उसको सकारात्मक रूप में इस्तेमाल करें। बिल्कुल। अगला सवाल। मैम क्वेश्चन स्नेहल मैम से है। मैम, यू टोल्ड अबाउट कि आप वाटर कंजर्वेशन पे वर्क कर रहे हो। सो मैम, अभी राइट नाउ AI इंफ्रास्ट्रक्चर्स के जो डेटा ऑपरेटिंग सेंटर्स होते हैं बहुत, वो फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं सर्वर्स को कूल करने के लिए। एंड वी ऑल्सो नो कि अभी रेगुलर लाइफ टाइम्स में बहुत सी जगहों पे पानी की बहुत ही शॉर्टेज होती है। सो
जो हम एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में वाटर यूसेज कर रहे हैं फ्रेश वाटर्स का, जिसकी वजह से यहाँ पे शॉर्टेज का इम्पैक्ट, तो इसको हम सही तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं कि वो नॉर्मल पीपल्स पे उसका बैड इम्पैक्ट ना पड़े एंड वाटर यूसेज का शॉर्टेज भी ना हो एंड उसका कंजम्पशन एआई कैसे यूज़ कर सकता है कि वो बेटर रहे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए भी एंड नॉर्मल पीपल्स के लिए भी. Yeah, thank you so much. That's a very valid question, especially क्योंकि हम AI पे बात कर रहे हैं. Before I come to your question, before I forget, I think in skills, I really push people to go for specialist roles. AI cannot replicate a marine biologist or an aquatic ecologist. So अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हैं, करियर ऑप्शंस, तो स्पेशलाइजेशन की तरफ ज़रूर जाइए. हर किसी को कोडिंग करने की ज़रूरत अब है नहीं क्योंकि AI वो कर रहा है, तो मे बी इन स्किल्स पे आप इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं. ऑन योर क्वेश्चन, डेटा सेंटर्स आर अ बिग प्रॉब्लम. दे आर, एंड आई विल बी लाइंग इफ आई से दे आर नॉट. एंड you have AI कंपनीज एंड डीप टेक कंपनीज और स्टार्टअप्स, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने डिज़ाइनिंग और इंजीनियरिंग और बिजनेस मॉडल में इस चीज़ को ध्यान में रखें. एज अ टेक्नोलॉजिस्ट मैं आपको ये बता सकती हूँ कि क्योंकि हम लोग एक डीप टेक स्टार्टअप है जो इंडिया से दूसरी जगहों पे काम कर रहे हैं. हमें ये सब इश्यूज़ के बारे में पता था कि पानी नहीं मिलेगा, प्लस कंप्यूट पावर नहीं मिलता था. सो वी वर वेरी ऑप्टिमाइज्ड इन आवर फाउंडेशनल मॉडल आर्किटेक्चर, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से we consume 83% less energy and water as compared to other foundational models which exist on our planet as of today. Now data centers use a lot of water for cooling purposes. We need innovation in their design. Additionally, we need to have responsible AI deployment. So wherever AI generates into larger goods and economic outcomes, that's important. And we have to also understand not everything needs AI. Statistics and basic science backed models are great और वो अपना बहुत अच्छे से काम करते हैं. AI enables us, especially जैसे water, climate, weather forecasting में, कि पहले हम पानी को देखते थे फिजिक्स बेस्ड मॉडल या साइंस बैक्ड मॉडल्स, एक पर्सपेक्टिव से फ्लो देख रहे तो बस फ्लो देख रहे हैं. अब हम क्या करते हैं, क्लाइमेट भी देखते हैं, फ्लो भी देख रहे हैं, क्वालिटी भी देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स भी देख रहे हैं, कितने लोग आके पानी पी रहे हैं, वो सब डेटा को कंबाइन कर पा रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास कंप्यूट पावर है. आगे आने वाले टाइम पे क्वांटम कंप्यूटिंग आ रहा है. एज ए डीप टेक स्टार्टअप इन वाटर कंजर्वेशन एक यूज़ केस है हमारा, पर ये भी ज़रूरी है कि इकोसिस्टम इंटेलिजेंस एंड नेचर इंटेलिजेंस को कंबाइन करके जो फाउंडेशनल मॉडल्स अब बन रहे हैं वो अपना बिजनेस मॉडल भी पिवट कर रहे हैं. तो हम वाटर यूटिलिटीज़ के साथ काम करते हैं, कमर्शियल एक्वाकल्चर के साथ, और हम डेटा सेंटर्स के साथ भी काम कर रहे हैं ताकि सही साइट आइडेंटिफाई कर पाए जहाँ पे उनका फुटप्रिंट कम से कम हो और वो उनको किस तरीके का सिस्टम डिज़ाइन करना है उसमें भी वी कुड हेल्प देम. एब्सोल्युटली. अंतिम सवाल. Hello everyone, I am PU. First of all, thank you for giving me an opportunity to ask you a question. So, before I am asking a question, I am just saying that both of you are so inspiring for us. Thank you. And today's generation, women like you inspired us to doing something great. And बोलना लोगों को कि आज की छोले किसी से कम नहीं है. So let's come back to my question is कि in rapid transformation generation, you know, in rapid technological advancement, how AI can play an important role in transformation in society for women. So my question is to Dr. Subi ma'am. So can you please answer my question? Thank you so much Piyu. First for your kind words. बहुत बहुत मेरी तरफ से भी आप लोग को शुभकामनाएं. मुझे बहुत खुशी होती है जब हम देखते हैं, इसको हम बोलते हैं एजेंसी और वॉइस दोनों. There's a French philosopher and writer Simone de Beauvoir and she talks about कि आप जो है औरत पैदा नहीं होते महिला, राइट? यू आर नॉट बॉर्न अ वुमन, यू बिकम वन. और इन दिस प्रोसेस, बिकॉज यू आर स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हम ये समझते हैं कि आप एज एन इंडिविजुअल समाज में ही जीते हैं, एक स्वरूप है, कम्युनिटी है. तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर कॉन्सेंट्रेट हो गया सिर्फ कुछ ताकतों के हाथों में, जैसे हमने बाकी टेक्नोलॉजीज़ के साथ होते हुए देखा, अगर हम रेस में पीछे रह गए तो हमें इससे डरना नहीं है, हमें इससे भयभीत नहीं होना है, हमें इसे इतना आसान बना देना है. अब बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो वॉइस टू स्पीच के साथ काम कर रहे हैं. जैसे अब आप
मैसेजेस भेज पाते हैं अपना वॉइस रिकॉर्ड करके कि आप इतना लंबा नहीं लिखना चाहते। वॉइस बेस्ड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म होंगे वो भाषा की भी सीमाएं तोड़ेंगी। हमें मल्टीलिंगुअल इंटरनेट में ही शुमारियत रखनी है। भाषिनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट है जो सिंपल APK फाइल्स बनाता है और उसके थ्रू आप कोई भी ऐप, कोई भी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने लोकल लैंग्वेजेस में। 22 भाषाओं में वो काम कर रहे हैं। तो हमें जनमानस तक, हमें हर तबके तक, हर कम्युनिटी तक ये मैसेज लेके जाना है कि टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल बनेगी और उसी के लिए हमें इंश्योर करना है कि लड़कियां सबसे पहले, देखिए हमें कोई भी सिंपैथी नहीं मिलने वाली। हमें ना ये उम्मीद रखनी चाहिए कि दुनिया आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अच्छाई से पेश आएगी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लड़की हैं या बच्ची हैं। हमें तब तक हर दरवाजे पे वो दस्तक देते रहना है जब तक या तो दरवाज़ा खुल ना जाए या वो टूट ना जाए। सो डोंट जस्ट ब्रेक द ग्लास सीलिंग, ब्रेक एवरी डोर एज वेल इफ़ यू हैव टू। इफ़ यू डोंट हैव अ सीट एट द टेबल, अपनी टेबल खुद बनाओ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है क्योंकि जब मैं इंटरनेट गवर्नेंस या टेक्नोलॉजी के कमरों में गई, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे गई, सबसे पहला सवाल ये होता था क्या आप इंजीनियर हैं? मैं इंजीनियर नहीं हूँ। पर क्या टेक्नोलॉजी या पॉलिसी कॉमन सेंस है? हाँ, डेफिनेटली है। और कॉमन सेंस का अभाव हम में से किसी में नहीं है। आप हर दिन 50 चैलेंजेस नेगोशिएट करते हैं अपने घर से कॉलेज तक आने में, उसके बाद क्लासरूम्स में बैठते हैं। हमें कभी भी कुछ भी प्लेटर पे नहीं मिला। तो जो हमारी सीख है ना, वो हमें आगे रास्ता बनाने में मदद करती है। तो आप डिमांड करिए, अपना हक मांगिए, अपनी आवाज़ सामने रखिए एंड दैट यू आर एन इक्वल स्टेक होल्डर। ये जब तक आप अपने आप को नहीं बताएंगी तो दुनिया आपको कुछ भी परोसने वाली नहीं है। और हार से मत डरिए। हम शुरू में चर्चा कर रहे थे, अगर फेलियर हो देन फेल अर्ली, फॉल फॉरवर्ड एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। जितने प्रोडक्ट्स गूगल ने बनाए उसके बहुत प्रोपोर्शन में प्रोजेक्ट्स हैं जो फेल हुए। हर किसी से सीखिए, दोस्त बनाइए, मेंटर्स क्रिएट करिए, बडीज रखिए और बिल्कुल संकोच मत करिए। कोई आपको ना बोलेगा, आपको वो स्वीकार नहीं करना, आपको कोशिश करते जाना है। आपको एक कम्युनिटी क्रिएट करनी है जहां आप मेंटर्स को एक्सेस कर सकें। लिंक्डइन पे मैसेजेस भेजिए जिनको आप रोल मॉडल्स मानते हैं, जो आपको इंस्पायर करते हैं। अगर आप सिंसियरिटी के साथ किसी को भी अप्रोच करेंगे, आप सक्सेसफुल होके ही रहेंगे। मतलब ये मेरा विश्वास। पीछे भागते रहिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन सवालों के लिए। और अब हम अपने नियर अबाउट क्लोजिंग सेगमेंट के पास आ गए हैं और एक रैपिड फायर राउंड है, यानी कि एक छोटा सा सवाल और एक शब्द में उसका जवाब। और मैं ये रैपिड फायर शुरू करूंगी स्नेहल आपसे। स्नेहल, पानी बचाने का एक आसान तरीका। टैप बंद करिए यूज़ करते टाइम प्लीज़। स्नेहल, स्टार्टअप के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, फंडिंग या विज्ञान या विज़न? विजन। AI दोस्त है या चुनौती? दोनों। एक शब्द में आपकी पहचान। वाटर नर्ड। असफलता या सीख, क्या आपको ज़िंदगी में ज़्यादा मिली? सीख। किताबें या पॉडकास्ट? अगर दोनों में से एक ऑप्शन हो तो क्या? किताबें। एक महिला जिसे आप रोल मॉडल मानती हैं? माय मदर। हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ? When I saw whales in real life. स्नेहल की ज़िंदगी पर एक किताब हो तो उसका शीर्षक क्या होगा? ये रैपिड फायर है बट सोचने में टाइम लग रहा है। गर्ल हु टॉक्स टू डॉल्फिन्स। स्नेहल, अपना आसमा आपके लिए क्या है? जहाँ पे मेरे साथ और बहुत सारी विमेन फाउंडर्स हो और नेगोशिएशन टेबल से लेके UN forums everywhere we see more women coming forward. I think this is what I want. क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुबी, AI का भविष्य, अवसर या खतरा? उज्जवल, बहुत उज्जवल। भारत की सबसे बड़ी डिजिटल ताकत? हमारा सोच, हमारी जुझारूपन, हमारे परसिस्टेंस। हम कभी हार ही नहीं मानते। क्या बात है। पॉलिसी या टेक, किससे ज़्यादा बदलाव आता है? पॉलिसी। एक शब्द में इंटरनेट का मतलब? फ्रीडम।
ग्लोबल मंच पर भारत, आत्मविश्वास या जिम्मेदारी? दोनों ही है, क्योंकि भारत उस प्राचीर पे खड़ा है जहाँ इज्जत बहुत है। तो जिम्मेदारी के साथ जब आप टैलेंटेड होते हैं, इसमें एक शब्द में कहा नहीं जा सकता, तो विद ग्रेट पावर, ग्रेट फ्रीडम कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम सुपरमैन हैं इस वक्त। एक स्किल जो हर युवा को सीखनी चाहिए? क्रिटिकल थिंकिंग। आप सवाल ज़रूर पूछिए। एक मिथ जो आप एआई के बारे में तोड़ना चाहती हैं? एआई से नौकरियां जाएंगी। देखिए, एआई से नौकरियां ट्रांसफॉर्म होंगी। 70 मिलियन वर्सेस 110 मिलियन नई नौकरियां क्रिएट होंगी। तो या आप एआई के साथ हैं, एआई आपकी वो हवा बने जिससे आप पर फैला सके। किताब पढ़नी हो या एआई के थ्रू जाननी हो, क्या आपका बेहतर ऑप्शन? हमेशा किताब। डॉक्टर सुबी की ज़िंदगी पर एक किताब वो खुद लिख रही हैं, ऑटोबायोग्राफी, उसका शीर्षक क्या होगा? आई डिड इट माई वे। वाओ। और अपना आसमान डॉक्टर सुबी के लिए क्या है? असीमित। आपकी उड़ान हमेशा आपके हाथों में है और ये उन्मुक्त है, अच्छंद है। तो आप जितना उड़ना चाहें, बस आप पर फैलाइए और ज़मीन आसमान सब आपकी ताकत बनेंगे। एक चेहरा जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आता है? मेरी माँ हमेशा बहुत ही स्नेही हैं और बहुत ही सिंपल और सरल हैं, और उनसे मैं बहुत सीखती हूँ। टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ? I think when I got selected in the United Nations Internet Governance Forum, बहुत जिम्मेदारी भी थी और बहुत क्रिटिकल समय था। 12 नौकरियां दिल के करीब कौन सी? इनमोबी इंडिया का पहला यूनिकॉर्न है और कहीं भी हो सकते थे, बट ऐसे लोग हैं जो आपके मित्र भी हैं, आप उनके साथ चाय भी पी सकते हैं और आप मिल के कुछ बना रहे हैं, भारत के लिए कुछ बना रहे हैं। सो वी लाइक टू से इट फ्रॉम इंडिया फॉर द वर्ल्ड। क्या बात है। हु इंस्पायर्स यू? My mother, and she is a great leader. Along with that, I find Mahatma Gandhi's life and Swami Vivekananda's life very very inspiring. युवा पीढ़ी के लिए, और आपकी सोच आपके लिए कितनी शक्ति का स्रोत हो सकती है, दोनों नेताओं से, दोनों रोल मॉडल से मैंने सीखा। क्या बात है मैम। हम कहते हैं ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, और वो और खूबसूरत होती है अगर आपकी ज़िंदगी में महिलाएं होती हैं, चाहे वो किसी भी रोल में हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे आपकी दोस्ती क्यों ना हो, क्योंकि वो ज़िंदगी में रंग भर देती हैं। इस खूबसूरत सी ज़िंदगी के नाम एक लाइन में आपका एक संदेश हमारे दर्शकों के नाम? मेरा मैसेज रहेगा उन सभी यूथ के लिए जो ये कार्यक्रम देख रहे हो, और उनके पेरेंट्स या उनके दोस्तों के लिए भी, कि चीज़ों को क्रिटिकल थिंकिंग जो डॉक्टर शुभी ने भी बोला उससे देखिए, क्वेश्चन करिए, चीज़ें बदल सकते हैं अगर आप बदलना चाहे, और असफलताएं आती है पर उनको सीख के नज़रिए से ज़रूर देखिए। एआई और ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आगे आती रहेगी, पर हमें ढूंढना है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और जो कुछ अलग नेचर इंटेलिजेंस है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। क्या बात है। डॉक्टर सुबी, ज़िंदगी के नाम एक खूबसूरत सा संदेश आपका? एक संस्कृत का श्लोक है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो आप जब दूसरों के बारे में सोचेंगे और कम्युनिटी के बारे में सोचेंगे तो आपको आंतरिक सुख की प्राप्ति होगी। उसके साथ साथ, क्योंकि ये यंग बच्चियां देखेंगी, मेरे बहुत बहुत ख्वाहिश है कि आप अपने आप को किसी भी मानक पे कम ना आके, इट इज़ ऑलवेज यू अगेंस्ट योर सेल्फ। जितनी भी लिमिटेशंस हैं वो इनहेरेंट नहीं हैं, वो आपके बनाए हुए दायरे हैं। अगर आप उसको अपने परसिस्टेंट से, अपने जुझारूपन से, अपने टैलेंट से, अपनी एबिलिटी से, आपके लिए कोई आसमान नहीं है, कोई सीलिंग नहीं है। यू कैन बी एनीथिंग दैट यू वांट टू बी। जस्ट नेवर गिव अप। निश्चित रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सोच है, दृष्टि है और जिम्मेदारी भी। जब महिलाएं विज्ञान, नीति, उद्यमिता और समाज, इन सभी क्षेत्रों में नेतृत्व करती है ना, तब एआई सिर्फ स्मार्ट नहीं, संवेदनशील भी बनता है। आप दोनों इस कार्यक्रम में आई, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही शुक्रिया युवती शक्ति का, जिन्होंने आके इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और दर्शकों से बस इतना ही। भविष्य मशीनें नहीं बनाएंगी, भविष्य वो बनाएंगे जो सोचने का साहस रखते हैं। तो सोचिए, ये उन्मुक्त आसमान आपका खुद का है। उड़ जाइए इस आसमान में अपने सपनों के पंखों के साथ। इसी बात के साथ अभी के लिए दीजिए इजाज़त। बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। उधर
आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से